Hello students, hope you all will be fine. Today in this video we are going to pursue our chapter 2 of plus 1, that is units and measurements. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया है। हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट देखे, उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन देखी। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाते हैं कि जब हमें मास, लेंथ, टाइम, एरिया, प्रेशर ये सब मेजर करना होता है तो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन सी यूज करते हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन ऑल ऑफ दोज, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज करते हैं। अब देखो, दो तरह के डिस्टेंस हो सकते हैं आपके पास, या तो बहुत स्मॉल वाले डिस्टेंस या बहुत बड़े वाले डिस्टेंस। हम दोनों के लिए यहां पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे करता हूं किसके लिए, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, राइट। इसके अंदर जो मैं सबसे पहली चीज आपसे, पहली यूनिट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज माइक्रोन। ठीक है, आपने जो आपके पॉलीथिन होते हैं, एनवेल्प्स होते हैं, वहां पे जरूर देखा होगा कि जो एक पॉलीथिन है उसकी जो थिकनेस होती है वो माइक्रोन्स में लिखी होती है। ठीक है, सो व्हाट इज 1 माइक्रोन? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स। ठीक है, एक माइक्रोन का मतलब 1 मीटर का 10 लाख पार्ट होता है, इतना छोटा पार्ट होता है, राइट। तो कल जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की थी उसमें माइक्रो वर्ड था, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ था। अब माइक्रो और माइक्रोन में फर्क ध्यान में रखना, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर्स होता है, राइट। सेकेंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज नैनोमीटर। दिस इज अगेन वन ऑफ द फेमस यूनिट। अब यहां पे जो आपका 1 नैनोमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ meters. This is again from the table. Third unit which we use very often is angstrom here. This is little different. जो एंगस्ट्रम है इसका सिंबल ए के ऊपर ये सबस्क्रिप्ट नॉट आ जाता है, एंड 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। और लास्ट जो मैं आपसे यहां पे डिस्कस करूंगा, दिस इज अबाउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। और उस चीज को हम किस में मेजर करते हैं, इट इज इन फर्मी। ठीक है, एक फर्मी जो होता है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। अगेन आई विल से यू बी केयरफुल व्हाट वी आर राइटिंग। फेम्टो का मतलब 10⁻⁻15 है, फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर्स है। जब मीटर साथ में आ गया तो नाम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और इस लेंथ के पर्टिकुलरली हमारे पास क्या होते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, राइट। एंगस्ट्रॉम में हम लाइट की वेवलेंथ जनरली लेते हैं, नैनोमीटर्स में हम करंट्स को, वेवलेंथ्स को, इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं। माइक्रोन्स में मैंने बताया जैसे पॉलीथीन की थिकनेस, या फिर साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ एटम्स, साइज ऑफ जो वायरसेस होते हैं वो हम इनके केस में ही डिस्कस करते हैं माइक्रोन्स में। तो ये रही स्मॉल डिस्टेंसेस की बात। स्मॉल डिस्टेंसेस के बाद अगर डिस्कस किया जाए कि लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम कौन से यूज करेंगे यूनिट्स। देखो बेटा, लार्ज डिस्टेंस में क्या आ जाता है, जो तो हमारे डेली लाइफ स्केल की चीजें हैं उनको आप किसी ना किसी मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो, राइट। मेजरिंग टेप्स जो होती हैं या गॉज होते हैं जो मेजर करने के लिए। बट लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज वो हम किलोमीटर्स में मेजर कर लेते हैं। बट उससे भी ज्यादा हो डिस्टेंस, let's say if I ask you the distance between two planets,
डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अ फार अवे स्टार। तो वो सारे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए ये मीटर, किलोमीटर, ये सब कन्वीनियंट यूनिट्स नहीं है। इनके लिए हम यहाँ पे 3 यूनिट्स डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट ऑफ दोज, जो उनके बीच में स्मॉलेस्ट है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं हम उसको? एस्ट्रोनॉमिकल। डिनोट किसके साथ करते हैं उसको? AU। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? बेटा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है दैट इज, हमने लिया है उसको डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है, मतलब उनके सेंटर्स के बीच में जितना डिस्टेंस है, वी कॉल दिस डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। और वन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है आपका, इट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स होता है। सो यू मे बी आस्क्ड इन एग्जाम व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हाउ मच मीटर्स आर देयर, या हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी यूनिट जो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, दिस इज वन ऑफ द ओल्ड दैट यू हैव हर्ड, इज लाइट ईयर। क्या होता है लाइट ईयर? कईयों को यहां से लगता है कि ईयर वर्ड आ गया तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। ईयर वर्ड आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम की यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से आई वांट टू डिफाइन वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट in 1 year in vacuum or air। क्योंकि हमें पता है कि अगर मीडियम चेंज हो जाए तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो अगर स्पीड बदल जाएगी तो डिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो मैं यहां पे उसको एब्सोल्युटली डिफाइन करना चाहता हूं कि अगर एयर मीडियम है या वैक्यूम मीडियम है तब क्या होगा। देखो बेटा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो डिस्टेंस होता है that is equal to speed into time, right? तो आपको यहां पे 1 लाइट ईयर में निकालना है कि एक्चुअली डिस्टेंस कितना है, ठीक है? तो यहां पे क्या करेंगे, लाइट की स्पीड कितनी होती है, वी वांट द आंसर इन मीटर्स, सो वी हैव द स्पीड इनटू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 1 ईयर का। इस 1 ईयर को रिड्यूस करते करते आप सेकंड्स में लेके आओगे, क्योंकि स्पीड आपके पास मीटर पर सेकंड्स में है। तो एक साल के अंदर दिन कितने? 365 इंटू 365.25, ऑलमोस्ट 6 आवर्स सम सेकंड्स होते हैं। तो 6 आवर्स का मतलब 25 पार्ट हो गया, 25th पार्ट हो गया, 1/4 पार्ट ऑफ अ डे। एक दिन में आवर्स कितने होते हैं? 24 आवर्स। एक आवर में मिनट्स, सेकंड, और मिनट्स हो गए 60, एक मिनट में सेकंड कितने? 60। सो दिस इज हाउ यू रिड्यूस 1 ईयर इनटू सेकंड्स। अब जब आप ये सारी कैलकुलेशन यहां पे डन कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1 लाइट ईयर का, दैट विल बी 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो जैसे आपने यहां पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो कन्वर्जन है उसको अपने माइंड में रखा था, इन द सेम वे आपको यहां पे याद रखना है कि जो 1 लाइट ईयर है उसमें कितने मीटर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल में 10⁻11 है, लाइट ईयर में 10⁻15 है। सो यू कैन क्लियरली सी लाइट ईयर इज बिगर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब सपोज करो कि डिस्टेंस इससे भी ज्यादा हो, तब हमारे पास क्या यूनिट होगी? देन वी हैव the biggest unit, the largest unit of distance, we call it parsec। और फिजिक्स में डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास पार्सेक है। पार्सेक के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्सेक का कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको पहले। व्हाट इज पार्सेक? देखो बेटा, अभी तक की नॉलेज से हमें यह पता चल गया है कि if I have sun here, right?
और यहां पे मेरे पास अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? वी हैव दिस डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमने अभी डिफाइन किया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। ठीक है, अभी इमेजिन करो कि आपने इधर से सन से चलना, अर्थ से चलना शुरू किया, उधर से आपने सन से चलना शुरू किया, और आपने उस लाइन को मिलना है जो अर्थ से आ रही थी। लेकिन कब मिलना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कब मिलना है? जब इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बने वो कितने का बने? 1 सेकेंड का बने। ये मैं क्या बोल रहा हूं? एंगल की यूनिट आज तक डिग्री सुनी थी, चलो हमने ये भी सीख लिया कि एसआई सिस्टम में एंगल की यूनिट रेडियन है। ये सेकंड कहां से आ गया? सेकंड इज आल्सो द यूनिट। लेट मी टेल यू द बेसिक। इसको साइड पे नोट कर लेना कहीं। लेट मी फॉर्म इट हियर। देखो बेटा, एसआई यूनिट जो है एंगल की, वो हमें पता है कि रेडियन होती है। डिग्री वाली जो यूनिट है उसको प्रैक्टिकली बनाना समझना आसान होता है, तो प्रैक्टिकली हमने 6th क्लास से मैथमेटिक्स में एंगल जो है वो डिग्रीज में ही बनाए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। जो आपके 180 डिग्रीज होते हैं वो पाई रेडियंस के इक्वल होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, अगर तो पाई अकेला आ जाए देन इट इज अ कांस्टेंट 22/7। अगर पाई रेडियंस आ गया साथ में तो इसका मतलब 180 डिग्री होता है, अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अभी 1 डिग्री जो है इसमें 60 मिनट्स होते हैं। ओके, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। इफ यू रिमेंबर ज्योग्राफी में जब आप लैटिट्यूड्स बताते हो किसी प्लेस की, तब आप वहां पे डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों यूज करते हो। तो वहां भी सेम क्वेश्चन आपका बनता था। दे रिप्रेजेंट एंगल्स, लोकेशंस, पोजीशंस। ओके, तो यहां पे ये एंगल कितना बनना चाहिए? हम सन से चले, हम अर्थ से चले, हम कहां पे मिलेंगे? जहां पे हमारे मिलने से एंगल कितना बनेगा? 1 सेकेंड का बनेगा। तब ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी, ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी 1 पार्सेक। इसको हम 1 पार्सेक कहेंगे यहां पे। ठीक है, अब ये 1 पार्सेक मीटर्स में एक्सप्रेस करना है तो कैसे निकालें? देखो, एक पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर द रीजन कि हमें ये आर्क पता है, अगर यहां पे ये डिस्टेंस फिक्स हो तो दिस इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस। तो ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल बनी है ये क्या है? यहाँ पे आर्क ही तो है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट लगा दूं मैं यहाँ पे कि जो एंगल होता है दिस इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? दिस इज रेडियस 1 पार्सेक। इसको डिफाइन करना है तो इसको ऊपर ले आऊं और इसको नीचे ले आऊं। सो एंगल इज 1 सेकेंड, आर्क इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल, रेडियस इज 1 पार्सेक। तो मैं यहां से 1 पार्सेक निकालने की कोशिश करूंगा। 1 पार्सेक इज गोइंग टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय 1 सेकेंड। अब सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर्स के बराबर है? 1.496 इंटू 10⁻11 बाय 1 सेकेंड। सेकेंड को भी एसआई सिस्टम में लेके आना पड़ेगा, और एसआई यूनिट कौन है? रेडियन। तो अगर मैं सेकेंड से मिनट में आऊंगा तो कितने से डिवाइड करना होगा? 60 से। लो बेटा, मिनट से डिग्री में आऊंगा तो कितने से डिवाइड करना होगा? अगेन 60 से। डिग्री से रेडियन में जाना चाहता हूं तो अगेन कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? डिग्री से रेडियन में, तो पाई बाय 180 से। ये सारी सब्स्टिट्यूशंस करोगे आप। ये सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी 3.08
into 10 raised to power 16 meters. You may solve it. Very simple calculation. पाई की वैल्यू, अब यहाँ पे क्योंकि नॉर्मलाइजिंग फैक्टर भरा है तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ही भरनी है आपको. कीप इट इन माइंड. नाउ दिस इज नॉट द एंगल, दिस इज कन्वर्जिंग फैक्टर. पाई अकेला हो गया अभी. अगर रेडियन था साथ में तो 180 था. अगर पाई अलग से है तो ये तो वही 22/7 है अपना. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दिस आंसर. इसका मतलब जो एक पारसेक है तो हमें पता चल गया वो कितना होता है 3.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16. और ये कन्वर्जन भी आपको याद रखनी है. जरा तीनों बॉक्सेस को ध्यान से देखो. यहाँ पे 10 की पावर 11 है, यहाँ पे 10 की पावर 15 है और यहाँ पे 10 की पावर 16 है. मीटर है. तो यू कैन से कि इन तीनों में से एस्ट्रोनॉमिकल सबसे छोटी है और पारसेक सबसे बड़ी है. अब हम क्या करेंगे, फाइनली इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. जैसे एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर में क्या रिलेशन है, पारसेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशन है, सो दैट वी कैन फॉर्म अ सिंगल इक्वेशन, अ सिंगल नॉर्मलाइजिंग इक्वेशन. ठीक है, तो ये मैं आपके लिए डिराइव करता हूं. अभी इस तरफ करते हैं इसको. राइट, ये फेमसली कई बार पूछा गया है आपके स्कूल लेवल के टेस्ट पे या एग्जाम में हो सकता है. ठीक है, तो हम यहां पे क्या फाइनली डिराइव करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, मैं सबसे बड़े से शुरू करूंगा, पारसेक, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तीनों की कन्वर्जन्स लिख लेते हैं. हमें पता है अभी कि जो 1 पारसेक है वो 3.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 मीटर्स में है. दूसरी चीज हमने यहां पे सीख ली है कि जो 1 लाइट ईयर है वो 9 पॉइंट दैट इज इक्वल टू 467 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर्स है. और तीसरी चीज जो हमने यहां पे सीख ली है कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दैट इज फर्दर इक्वल टू 1.496 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर्स. अभी कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो 1 पारसेक को 1 लाइट ईयर से डिवाइड कर देना है, यू विल गेट योर फर्स्ट रिलेशन. राइट, फिर 1 लाइट ईयर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल के साथ डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर सेकंड रिलेशन. सिंपल एज दैट. तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 1 पारसेक को 1 लाइट ईयर के साथ क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं. यानी कि मैं राइट हैंड साइड पे 3.08 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 को डिवाइड करूंगा 9.467 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 के साथ. व्हेन यू सॉल्व इट आउट दिस टर्न्स टू बी 3.26. तो यहां से क्या पता चलता है, लाइट ईयर को उधर ले जाओ, जो 1 पारसेक है वो 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है. सिंपल लाइक एनीथिंग. राइट, अभी अगर मैं 1 लाइट ईयर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर दूं, 1 लाइट ईयर इज 9.467 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 1.496 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11. तो इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 6.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. इसका मतलब एस्ट्रोनॉमिकल को इधर ले जाओ तो एक लाइट ईयर के अंदर आपके 6.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होते हैं. दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द रिलेशन बिटवीन दोज टू. और यहां से एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि जो पारसेक है वो सबसे ज्यादा बड़ा है. ठीक है, लाइट ईयर जो है वो उससे ज्यादा, एंड सबसे छोटी यूनिट इन तीनों में से अगर कोई थी वो थी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल. तो ये आपको ऑर्डर जो है ये भी ध्यान में रखना है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास. राइट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं फॉर स्मॉल मासेस.
स्मॉल मासेस में मैं आपको कौन सी यूनिट समझाऊंगा, सपोज करो एटॉमिक स्केल पे कोई चीज है, जैसे एक एटम का जो मास है वो बहुत कम होता है, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स। तो अगर किलोग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना कन्वीनियंट नहीं है तो हमने वहां पे एक नई यूनिट डेवलप की थी, दैट वाज एटॉमिक मास यूनिट। कौन सी? एटॉमिक मास यूनिट। इन शॉर्ट हम इसको AMU बोलते थे। लेटर ऑन फॉर सम कन्वीनियंट रीजंस इसको एटॉमिक मास यूनिट की बजाय यूनिफाइड मास भी कहने लगे हम। यूनिफाइड मास को स्मॉल यू से डिनोट कर लेते थे। बोथ आर सेम, सिर्फ इनके नाम का डिफरेंस है। तो जो एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास है, इसको डिफाइन कैसे करते थे? इट इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, टेकन एज 12, ठीक है। जो इसका कार्बन 12 आइसोटोप का मास है, जिसको हम कितना लेते हैं 12 यूनिट्स या 12 यूनिफाइड मास यू, इसका अगर 1/12 कर ले तो क्या आएगा? 1/12 इंटू 12, दैट विल कम आउट टू बी 1 AMU। और जो हमारा 1 AMU है या फिर 1 यूनिट, यहां पे 1 यूनिट है, 1 U है, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन एटम्स। अगर किलोग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो ये बनता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, ठीक है। ये कन्वर्जन है। इस चीज को हम 12th स्टैंडर्ड में यूज करेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और वहां पे न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहां पे क्या आ जाए, स्मॉल मासेस की बजाय हमारे पास लार्ज मास की बात हो, तो लार्ज मास का मतलब है जो अपनी डेली लाइफ में हमारे पास होते हैं। अब वी डू नॉट वे एटम्स, वी डू नॉट मेजर मास ऑफ एटम्स इन आवर डेली लाइफ। तो यहां पे हम शुरू करते हैं सबसे छोटी यूनिट के साथ, दैट इज पाउंड। 1 पाउंड के अंदर आपके 453.6 ग्राम्स होते हैं, या मोर कन्वीनियंटली कह लूं मैं 0.4536 किलोग्राम्स होती है, राइट। आप जो केक या पेस्ट्रीज लेते हो या WWE के रेसलर्स हैं, उनका मास कई बार हम किस में बताते हैं? पॉन्ड्स में बताते हैं। पॉन्ड के बाद नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दिस इज न्यू फॉर यू, इट इज स्लग। और एक स्लग के अंदर हमारे पास यहाँ पे 14 पॉइंट, यहाँ पे होते हैं हमारे पास 57 kgs होते हैं, राइट। फिलहाल मेरी नॉलेज में हमने इसको यूज नहीं किया पूरे 2 सालों में। लेट्स सी इफ इट अराइजेस। नेक्स्ट यूनिट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज क्विंटल। 1 क्विंटल के अंदर आपके पास 100 किलोग्राम्स होते हैं, राइट। इससे और बड़ी यूनिट लेनी हो, दैट इज टन। टन्स की बजाय कई बार इसको मीट्रिक टन भी बोल देते हैं, वो भी एक ही बात है। 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम्स होते हैं? 1000 किलोग्राम्स। तो ये तो रही हमारे डेली लाइफ स्केल की बातें, जिसमें हम मैक्सिमम कहां तक चले जाते हैं? टन्स तक चले जाते हैं। लेट्स थिंक ऑफ planets, let's think of satellites, let's think of stars। तो इनका जो मास है वो आप किलोग्राम्स में तो नहीं एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। उसके लिए अपने एक इंडियन साइंटिस्ट थे जो इस फील्ड में काम करते थे, दैट इज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम करने के लिए उस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए हमने उनके नाम पे मास की सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट रखी, दैट वाज चंद्रशेखर। तो लास्ट यूनिट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मास की, विच इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट, इज चंद्रशेखर लिमिट।
इन शॉर्ट इसको CSL बोल देते हैं। एक चंद्रशेखर लिमिट जो है ये आपकी 1.4 टाइम्स होती है किसके, मास ऑफ सन के, क्योंकि अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे नियरेस्ट स्टार अपने पास सन है और सन ही सबसे यहाँ पे मैसिव है हमारे पास, दैट इज वाई सभी चीजें सन के अराउंड घूम रही हैं, ठीक है। वैसे अदरवाइज जो मास ऑफ सन है ये आपको अपनी नॉलेज से पता होगा, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पावर्स की बात करूं तो 10⁻30 kg होता है हमारे सोलर सिस्टम की सबसे मैसिव चीज जो है। सो चंद्रशेखर लिमिट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्या याद रखना है, इट इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। यहां से पूछा जा सकता है नेम द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। उसी तरह जैसे पहले आपको बताया कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज पारसेक, ठीक है। तो ये बातें आपको दोनों ध्यान में रखनी है। दैट्स ऑल अबाउट मास। मास का कंसेप्ट खत्म होते ही हम यहां पे किस में आ सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट टाइम। टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम यहां पे डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट का मतलब है कि टाइम की वो सबसे छोटी यूनिट जिसको हम यूज करते हैं। एक्चुअली हम नहीं यूज करते, उसको साइंटिस्ट यूज करते हैं। हमें कम से कम टाइम की जरूरत किस यूनिट में होती है, सेकंड्स में हो सकती है। अगर एथलेटिक्स की बात हो रही है तो माइक्रो सेकंड्स में जा सकती है बात, ठीक है। उससे भी अगर छोटी यूनिट हो तो वो कौन सी होगी और कहाँ यूज हो रही होगी। देखो अगर कोई सबसे फास्ट चीज है फिजिक्स में तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है। फिशन, फ्यूजन एंड मैनी मोर, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, रेडियो एक्टिविटी, जितनी भी ये चीजें हैं तो इनका जो टाइम होता है दैट इज इवन स्मॉलर देन माइक्रो सेकेंड्स, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड का। तो 10⁻⁻8 सेकेंड्स को हम बोलते हैं शेक। क्या बोलते हैं? तो यहां पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेरे पास टाइम की वो है शेक, और एक शेक जो है आपका ये होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बराबर, राइट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट डिस्कस करने के बाद हम यहां पे थोड़ा बिगर यूनिट्स पे आ जाते हैं। बिगर यूनिट्स की मैं शुरुआत करूंगा किसके साथ, सोलर डे के साथ। सोलर डे क्या होता है बेटा? सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय अर्थ to complete one revolution about its own axis, अपने ही एक्सिस के अबाउट, किसके विद रिस्पेक्ट टू, सन के विद रिस्पेक्ट टू। यानी कि अगर इफ इट इज पॉसिबल, मैं सन पे खड़ा हूं, मेरे पास एक यहां पे क्लॉक है टाइम मेजर करने के लिए, मैं सन पे खड़ा होके अर्थ को देख रहा हूं, ठीक है। अर्थ जो वहां पे अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है तो उसको एक एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम एक सोलर डे बोलेंगे। वैसे हम अपनी आम जिंदगी में एक सोलर डे को 24 आवर्स का मानते हैं, पर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसकी वैल्यू बदलती रहती है। एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होती, सम सेकेंड्स, सम मिनट्स तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सम सेकेंड्स का फर्क हमें रोज देखने को मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स होता है अबाउट एन एवरेज हम 24 आवर्स बोल देते हैं। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, विद रिस्पेक्ट टू सन। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सन छोड़ के यहां पे विद रिस्पेक्ट टू सम अदर स्टार करूं तो ये थोड़ा सा फर्क आता है। यहां पे उसको बोल देते हैं हम वन सोलर डे की बजाय सैड्रियल डे। तो वन सैड्रियल डे जो है वो टाइम होता है अर्थ की वन रेवोल्यूशन का अपने एक्सिस के अराउंड, बट यहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, सम अदर स्टार, ठीक है। और ये जो टाइम है यानी कि वन सैड्रियल डे जो है
ये आपका जो नॉर्मल डे है 24 आवर्स का, इससे लगभग 4 मिनट छोटा होता है। मतलब ये होता है आपका 23 आवर्स 56 मिनट्स, लगभग इतना होता है। आई होप यस इट इज मिनट्स, 4 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली, यू कैन से 3 मिनट्स 56 सेकेंड्स छोटा होता है, तो रफली 4 मिनट छोटा कहना सही है, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे डिफाइन करते हैं सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होता है बेटा, अर्थ का जो मोशन है वो ड्यूल है। यहां पे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती जाती है, अपने एक्सिस के साथ साथ घूमने के अलावा ये सन के अराउंड भी ऑर्बिटल पाथ में चलती है, मतलब उसके अराउंड जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है। तो आपका एक जो पूरा मोशन है कंप्लीट करने में इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, जितना टाइम लगता है अर्थ को, वी कॉल इट सोलर ईयर। तो इसको बोलते हैं टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, किसके अबाउट, सन के अबाउट इन इट्स ऑर्बिट। ओके, जो 1 सोलर ईयर है, वन सोलर ईयर आपका अप्रोक्सीमेटली 365.25 सोलर डेज के बराबर होता है, या फिर आप यहां पे बोल सकते हो कि 366.25 सेड्रियल डेज के बराबर होता है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। सोलर ईयर के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें यहां पे डिफाइन करनी है वो है ल्यूनर मंथ। ल्यूनर का मतलब यहां पे मून से है, तो मून जो है दैट इज अ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो उसको अर्थ के अराउंड अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, अपना एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, ठीक है, जितना टाइम लगता है उसको लूनर मंथ बोलते हैं। क्या है ये, टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, किसके अराउंड बेटा, अर्थ के अराउंड। और जो एक ल्यूनर मंथ होता है, मतलब मून को जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 27.3 डेज। इतना टाइम लग जाता है मून को अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ठीक है। लूनर मंथ के साथ ही जो आपकी टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो खत्म होती हैं। तो टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स के बाद अगली यूनिट्स डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया नाउ, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास दो तरह की यूनिट्स मिलेंगी अगर आपके पास बहुत स्मॉल एरियाज है। स्मॉल एरियाज कितने, देखिए नॉर्मल लेवल पे हम जो लैंड की मेजरमेंट करते हैं वो हेक्टेयर्स में कर सकते हैं, वो एकर्स में कर सकते हैं, उससे नीचे की और भी कई यूनिट है पंचायती लेवल पे, बट यहाँ पे हम दो ही डिस्कस करेंगे, एक तो एकड़ डिस्कस करेंगे, एक हेक्टेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट्स ऑफ फिजिक्स। स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी हो सकती है, बाकी सारी चीजें तो हम स्केल वगैरह से मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, मिलीमीटर स्क्वायर में, लेकिन अगर बहुत स्मॉलर यूनिट्स आ जाए, कितने आ जाए बेटा, न्यूक्लियर, यहां पे मैं बात करूंगा फिशन रिएक्शन की, जिसमें जब एक एटम ब्रेक करता है इन टू स्मॉलर एटम्स, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स निकलते हैं, वो एक्स्ट्रा पार्टिकल जाके आगे और एटम्स के साथ टकराते हैं, ठीक है, वो एटम्स ब्रेक करते हैं, दिस गोज ऑन, दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिशन। तो वो जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, कितने चांसेस हैं कि वो आगे जाके किसी एटम के साथ स्ट्राइक करेंगे, दैट डिपेंड ऑन द मटेरियल, कितना अवेलेबल है, वहां पे एरिया कितना उनको ऑफर हो रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन,
ठीक है। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस को हम अपनी यूजुअल यूनिट्स के साथ मेजर नहीं करते, उसके लिए हमारे पास सबसे छोटी यूनिट है यहां पे, वी कॉल इट बार्न। क्या बोलते हैं इसको? BARN, बार्न। 1 बार्न जो है यहां पे हमारे पास, ये इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -28। सी द मैग्नीट्यूड, कितनी स्मॉलेस्ट यूनिट है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, न्यूक्लियर फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली चीज है। एक बार जो है 10 रेज टू पावर -28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और यूजुअली इसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन एरियाज, राइट। इसके बाद मैं थोड़ी बिगर यूनिट्स पे आ जाता हूं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यहां पे हम 2 यूनिट्स डिस्कस करेंगे। जो पहली यूनिट होगी दैट विल बी एकड़। जो 1 एकड़ होता है, इसमें हमारे पास 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं। ये किसी प्रॉब्लम में हमारे काम आ सकता है। दूसरी यूनिट जो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा वो है हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जो है ये 10,000 मींस 10 रेज टू पावर मीटर, 10 रेज टू पावर 4 मीटर स्क्वायर के ऊपर। सो these are the 3 units that we practically use in physics for area। ये डिस्कस करने के बाद आगे जो चीज हमें डिस्कस करनी है लास्ट, वो है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ, यहां पे डिस्कस करेंगे हम प्रेशर की। दिस इज वन ऑफ द क्वांटिटी विच वी मेजर मेनी टाइम्स। आगे जाके आपके करियर ऑप्शंस में भी ये पार्ट ऑफ फिजिक्स जो है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें हम चैप्टर जो अपना यूनिट 7 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बल्क मैटर की, उसके अंदर प्रेशर के कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपके जो भी फील्ड्स आते हैं, नेवी, एयरफोर्स, वहां पे जब आपको लिक्विड प्रेशर या एयर प्रेशर ये सब मेजर करने होते हैं, तो ये सारी कैलकुलेशन इवन एट योर जॉब लेवल आपके काम की हैं। तो आगे जाके जितने भी फील्ड्स आपके ओपन होंगे, उनका जो बेसिक रूट होगा वो +1 +2 ही रहने वाला है। यहां पे प्रेशर की यूनिट्स डिस्कस करने से पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको एक साइंटिस्ट ने किया था, जिसका नाम था टॉरिसेली। टॉरिसेली वाज अ साइंटिस्ट जिसका एक एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर किया था। द एक्सपेरिमेंट वाज क्वाइट सिंपल। एक हमने यहाँ पे टब लिया था, इस टब में हमारे पास क्या भरा हुआ था? मरकरी भरा हुआ था, राइट। फिर उसने एक ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब 1 मीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी? 1 मीटर, हैविंग 100 एट द टॉप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 0 एट द बॉटम। और इसके अंदर भी क्या भरा हुआ था? सब जगह पे मरकरी भरा हुआ था। अभी क्या किया, पहले तो इसके ऊपर थंब था, जैसे ही इसको इमर्ज किया मरकरी टब में, तो अपना थंब हटा लिया। तो क्या होगा? इधर से तो मरकरी के, ये जो मरकरी टेस्ट ट्यूब के अंदर है, इसके वेट की वजह से ये नीचे गिरने लगेगा ट्यूब से, और इधर से जो एयर इस ओपन मरकरी के ऊपर प्रेशर लगा रही है, ये प्रेशर इसको पुश करेगा किधर जाने के लिए? अंदर जाने के लिए। देखो, वेट बोल रहा है कि नीचे आ जाओ, और बाहर का प्रेशर बोल रहा है कि ऊपर चले जाओ। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी, और एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे ये प्रेशर और वेट एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? बैलेंस। एक डाउनवर्ड फोर्स है, एक अपवर्ड फोर्स है। तो इन्होंने किस लेवल पे आके बैलेंस किया? इसने बैलेंस किया, मरकरी खाली होता गया, दिस गेट बैलेंस्ड एट 76 सेंटीमीटर। कहां पे बैलेंस हुआ ये? 76 सेंटीमीटर पे, या मैं कह दूं 760 मिलीमीटर पे। हमने यहां पे 1 mm ऑफ मरकरी को टॉरिसेली के नाम से 1 टॉर बोल दिया। क्या बोल दिया? 1 टॉर। हमारे पास यहां पे टोटल कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर्स हैं? 760 मिलीमीटर्स। तो अगर मैं यहां पे
मैं ये कह दूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दरअसल आपका 760 mm ऑफ मर्करी आ रहा है। तो इसमें कहने में कोई गलत नहीं है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर के बराबर होता है, 760 टॉरसिली के बराबर होता है। अगर आप यहां पे प्रेशर का एक फॉर्मूला, वैसे तो अपने पास प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर लिक्विड्स के लिए इसका एक फॉर्मूला अलग से है जो यहीं से बना है। इट इज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये सब चीजें यहां पे मरकरी के लिए सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो 10⁵ पास्कल हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितना? 1 एटमॉस्फेरिक। कई बार इसको हम 1 बार भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी कन्वर्जन्स ना आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बेसिक बता दिया एक्सपेरिमेंट कैसे आया था। 1 mm ऑफ मरकरी को 1 टॉर का प्रेशर बोला गया। 1 मिलीमीटर मरकरी किसी चीज के ऊपर जब टिकेगा तो कितना प्रेशर लगाएगा? 1 टॉर का लगाएगा। यहां पे हमने जब देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने या एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर की वजह से फोर्स थी इन्वॉल्व उसमें, उसने जब वेट को बैलेंस किया तो वहां पे 76 सेंटीमीटर मरकरी बचा था। इस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम की वजह से जो प्रेशर बनेगा, अगर 1 में 1 है तो 760 में कितना बनेगा? 760 टॉर। अगर यहाँ पे एच रो जी फॉर्मूला लगा के पास्कल्स में कैलकुलेट करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो वो लगभग कितना आता है? 1 लाख पास्कल। इसी को हम 1 बार बोल देते हैं। तो मियरली वैल्यूज को क्रैम करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर एक्सपेरिमेंट पता हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो, तो चीजें याद करनी, समझनी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। That's all about today's lecture. Hope you have understood all the things. Take care of yourself. See you in the next video.